हेलो बच्चे लोग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा काइनेमेटिक्स जला, वेक्टर जला, यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गया और रे ऑप्टिक्स भी हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड इट्स नेम इज NLM। ये NLM क्या है? यस, इट्स न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही मस्त और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। ठीक है, तो बेटा हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली? देखिए, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं फोर्स, एक्सेलरेशन। समझे? हो सकता है इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स का काम पड़े, बट डोंट वरी। अभी देखो, एनएलएम जो है उसको हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे और क्यों पढ़ेंगे। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं कि एक रस्सी है और ये रस्सी ऊपर पेड़ में बंधा हुआ है। पेड़ के एक मोटे से डाली पर, एक ब्रांच पर बंधा हुआ है ये रस्सी। ठीक है, और इस पर एक छुटकू सा बंदर, अब उतना अच्छा डायग्राम नहीं बना पाऊंगा मैं, एक छुटकू सा बंदर ऊपर जा रहा है कुछ एक्सीलरेशन से, मतलब एक एक्सीलरेशन से जा रहा है। ऐसे रस्सी पकड़ पकड़ के ऊपर जा रहा है। समझे? और इसका वजन है 30 किलो। तो 30 किलो वजन का ये बंदर है। समझे? लेकिन रस्सी जो है वो 40 किलो से ऊपर नहीं झेल सकता। समझे? रस्सी जो है वो 40 किलो से ऊपर नहीं झेल सकता। और दिक्कत यह है कि ये जब रस्सी को नीचे खींच के ऊपर की ओर चढ़ेगा तो ये रस्सी पर सिर्फ अपना वजन ही नहीं, वजन से ज्यादा रस्सी पर फोर्स लगाएगा। समझ रहे ना आप रस्सी को नीचे खींचेंगे तब ना ऊपर चढ़ेंगे। आप रस्सी को नीचे खींचेंगे तब ना ऊपर चढ़ेंगे। समझे? तो वो जो फोर्स बंदर रस्सी पर लगाएगा वो अगर 40 किलो के फोर्स के बराबर से ज्यादा हुआ, वो अगर 40 किलो के फोर्स से ज्यादा हुआ तो रस्सी विल ब्रेक एंड बंदर विल फॉल डाउन। समझे? तो मैक्सिमम कितना एक्सीलरेशन से बंदर ऊपर चढ़ सकता है कि रस्सी ना टूटे? टेंशन मत लीजिए, आपको भी सॉल्व नहीं करना है, आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी ये पूरा चैप्टर जुड़ा है किस चीज से? ये पूरा चैप्टर जुड़ा है फोर्स से। समझे? और फोर्स के बारे में आइडिया, फोर्स का फॉर्मूला, ये सब दिया किसने था? सर आइजैक न्यूटन ने। समझे? तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। समझे? और जैसे एग्जांपल एक ले लीजिए, ये मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है। समझे? स्लोपिंग है, स्लोपिंग, और यहां पर एक डब्बा है, डब्बा। समझे? ये डब्बा कितना फोर्स से नीचे गिरेगा या फिर कितना एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा, ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। और भी अच्छे अच्छे मजेदार क्वेश्चंस है। ये तो पहला क्लास से करके मैं आपको डराना नहीं चाहता और कुछ नहीं। तो बेसिकली बेटा हमको इस चैप्टर में पढ़ना है फोर्स के बारे में। ठीक है, आपको तो याद होगा 9th क्लास में न्यूटन के जो 3 लॉ थे,
फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ तो हम भूल जाते हैं, हमको थर्ड लॉ याद रहता है ना। मैं एक थप्पड़ मारूंगा तो तुम भी एक थप्पड़ मारोगे, किसी और को मारना, ठीक है। तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ सबको याद रहता है और हमको इस चैप्टर में वो तीनों लॉ पर बहुत ज्यादा बड़ा मात्रा में पीएचडी करना है, समझे। पहला लॉ, दूसरा लॉ और तीसरा लॉ। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, चैप्टर का शुरुआत कर देते हैं, श्री गणेश कर देते हैं, किस नाम से, फोर्स। कि फोर्स क्या चीज है, व्हाट इज फोर्स। देखिए, फोर्स एक बहुत ही साधारण सा चीज है, जिसके लगाने से किसी ऑब्जेक्ट पर आप अगर फोर्स लगाइएगा, आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स कैसे लगाएंगे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, ये ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स कैसे लगाएंगे, या तो इसको खींचेंगे या फिर इसको ढकेलेंगे, है ना। या तो इसको इस साइड से ढकेलेंगे या फिर इसको इसी साइड से खींचेंगे, समझे। तो फोर्स क्या है बेटा, फोर्स इज अ पुश और पुल। फोर्स इज अ पुश और पुल ड्यू टू विच इसका स्टेट ऑफ मोशन विल चेंज, ड्यू टू विच इसका स्टेट ऑफ मोशन विल चेंज। सो ड्यू टू विच the state of motion will change. Now what do you mean by state of motion will change? Very simple. अगर ये रेस्ट पर था तो हो सकता है कि ये मूव कर जाए, या अगर ये किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो हो सकता है कि ये किसी दूसरे वेलोसिटी से मूव करने लगे, समझे। तो स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है बच्चा, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि अगर रेस्ट पर है मान लीजिए कोई बॉडी, तो हो सकता है कि वो मोशन में आ जाए, रेस्ट पर है तो हो सकता है कि मोशन में आ जाए, या अगर मोशन में था तो हो सकता है रेस्ट पे आ जाए। और स्टेट ऑफ मोशन का एक और मतलब है कि अगर वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इफ मूव फ्रॉम अ पर्टिकुलर वेलोसिटी टू डिफरेंट वेलोसिटी, टू अ डिफरेंट वेलोसिटी, समझे, यानी एक्सेलरेट करना या रिटार्ड करना, समझे। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए 10 के स्पीड से चल रहा है, आप उसको पीछे से फोर्स लगा देंगे सामने की ओर, वो जिधर चल रहा था उसी दिशा में अगर आपने फोर्स लगा दिया, ठीक है, उसी दिशा में अगर आपने फोर्स लगा दिया तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो आपने उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया, कैसे, फोर्स लगा के, समझे। अगर कोई उस दिशा में चल रहा है और आप उसके विपरीत दिशा में उसको ढकेल दिए तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, अगेन आपने उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर दिया। अगर कोई रुका है, आपने उसको ढकेल दिया, तो हो सकता है कि वो मूव करने लगे, हो सकता है वो मूव करने लगे, जरूरी नहीं वो मूव करेगा। मैं इस दीवार को ढकेल दूंगा तो क्या ये चलने लगेगा, नहीं, दैट डिपेंड्स मैं कितना फोर्स दे रहा हूं, है ना। अगर बुलडोजर मान लीजिए चला दिया मैंने, तब तो वो चलने लगेगा ना। तो फोर्स जो है वो जरूरी नहीं किसी बॉडी को मोशन में लेकर ही आ जाए, दैट डिपेंड्स कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, बट फिर भी अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो फोर्स, ठीक है। तो फोर्स क्या है बेटा, इट इज अ पुश और पुल ड्यू टू विच द स्टेट ऑफ मोशन विल चेंज। और स्टेट ऑफ मोशन मतलब रेस्ट पे था तो मोशन में आएगा, या मोशन में था तो रेस्ट पे आएगा, या किसी पर्टिकुलर स्पीड से दूसरे स्पीड में आ जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगा। तो फोर्स का मतलब यही है, आप इसको लिखो, आप इसको लिखो, ठीक है। अब देखो, आपको एक और टर्म याद होगा, आपने 9th में पढ़ा था, वो है मोमेंटम। क्या टर्म है,
मोमेंटम। तो इस चैप्टर में उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, मोमेंटम। समझे? नो व्हाट इज मोमेंटम? अच्छा, मोमेंटम तो है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है और वो मूव भी कर रहा है तो वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी पोजेस करता है, हम उसको बोलते हैं मोमेंटम। समझे? वेलोसिटी कम है लेकिन मास ज्यादा है तो भी मोमेंटम ज्यादा है। जैसे धीरे 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 एक ट्रक मेरे पीछे से आया और मेरे को ढकेल दिया, तो अच्छा खासा चोट पहुंचेगा मुझे, क्योंकि उसका वेलोसिटी बहुत कम था। तो क्या हुआ, उसका मास बहुत ज्यादा था। तो वो बेटा मुझे जो चोट लगा, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी, इट इज बिकॉज ऑफ इट्स मास, बिकॉज ऑफ इट्स मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट के पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो उसके पास मोमेंटम है। और मोमेंटम को हम यूजुअली डिनोट करते हैं छोटा p से, छोटा p से डिनोट करते हैं। और मोमेंटम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा भाई, यहां देख लो, मास इंटू वेलोसिटी। समझे? बात को समझे? तो दिस इज मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम का दिशा होता है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझे? मास तो स्केलर है बट वेलोसिटी में वेक्टर है, इसलिए मोमेंटम में भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, मतलब मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। समझे? तो अगर मान लीजिए कोई किसी टाइम पर u वेलोसिटी से चल रहा था, कोई किसी टाइम पर u वेलोसिटी से चल रहा था और किसी ने उसको फोर्स लगाया, जिस वजह से थोड़ी देर में उसका स्पीड v हो गया, थोड़ी देर में उसका स्पीड v हो गया। तो इसके पास पहले एक मोमेंटम था, बाद में कुछ ज्यादा मोमेंटम होगा। समझे? पहले स्पीड कम था तो पहले मोमेंटम भी कम था, बाद में स्पीड ज्यादा हो गया तो बाद में मोमेंटम भी ज्यादा हो गया। तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। सी द फॉर्मूला हियर, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। और इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। अच्छा, तो बेटा फोर्स लगाने के कारण इसके मोमेंटम में चेंज आया, है ना, वेलोसिटी में चेंज आया तो मोमेंटम में भी चेंज आया। हमने फोर्स लगाया इसलिए वेलोसिटी में चेंज आया तो मोमेंटम में भी चेंज आया। तो हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं, वी विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितना बदलाव आया, और हम इसको डिनोट करेंगे डेल्टा पी से, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। डेल्टा पी क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम है m इंटू फाइनल वेलोसिटी, है ना। और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू इनिशियल वेलोसिटी। और m अगर कॉमन ले लिया जाए, सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो बेटा एकदम से आप समझो बात को, ठीक है। कोई गाड़ी चल रही है एकदम से उसने एक्सेलरेट कर दिया, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो उसने एक्सेलरेट कर किया तो क्या हुआ, उसको फोर्स लगा, उसको इंजन के द्वारा फोर्स लगा, उसके कारण उसकी स्पीड बढ़ गई, और हम बोल सकते हैं कि उसकी मोमेंटम भी बढ़ गई। समझे? तो मोमेंटम क्या चीज है, मेरे पास मास है अच्छा खासा है, मैं अगर रुका हूं तो क्या आपको चोट पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा।
अगर आप मेरे सामने खड़े और मैं भी आपके सामने खड़ा हूं तो क्या आपको चोट पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि मास तो है यार, अच्छा खासा मास है, बट वेलोसिटी नहीं है ना। तो मोमेंटम होने के लिए दोनों चाहिए, मास और वेलोसिटी दोनों। समझे? तो जिसके पास मास है और वो बॉडी मान लीजिए मूव कर रहा है, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होगा और वो प्रॉपर्टी होगा मोमेंटम। समझे? तो याद रखिएगा, मूविंग मास पोजेसेस मोमेंटम, और अगर इसी को फोर्स लग जाए तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। तो सो सिंपल, ठीक है ना? तो देखिए, समझा आपको मोमेंटम? आप इसको लिखो अच्छे से। मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या होगा? व्हाट विल बी द मोमेंटम्स ऐसा यूनिट? मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। सो सिंपल, केजी मीटर पर सेकेंड इज द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक है? तो मोमेंटम भी झाला। अब चलिए आपके 9th क्लास में वापस चलते हैं। फिर से मोमेंटम भी आपने 9th में पढ़ा था, फोर्स भी आपने 9th में पढ़ा है, और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी आपने 9th में पढ़ा है। यानी आज हम जो जो पढ़ेंगे वो सब आपने 9th में पढ़ा है। लेकिन आप तो जानते हैं, करके मैं छोड़ नहीं सकता, मुझे तो आपको बताना पड़ेगा। एक बार आपका 9th आपको रिवाइज करके देना पड़ेगा। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पता है आपको इसके 3 लॉज होते हैं? पता है आपको? आपको पता है इसके 3 लॉज होते हैं? अच्छा, पता है क्या? तो चलिए इसका फर्स्ट लॉ क्या है देखते हैं। पहले न्यूटन की भाषा में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर मेरी भाषा में जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझे? मतलब मैं आपको एक ऐसा बताऊंगा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कि हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ तारा वारा चमके। ठीक है? देखिए फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि an object tends to be in the state of rest or in the state of uniform motion unless and until an external force is applied on it। यही था ना? हाँ, यानी एक ऑब्जेक्ट अगर रुका है तो रुका ही रह जाएगा। एक ऑब्जेक्ट अगर किसी स्पीड से चल रहा है तो उसी स्पीड से चलता रह जाएगा जब तक आप उसको बाहर से इम्बैलेंस्ड फोर्स ना दे दो। समझे? तो वेरी सिंपल, एन ऑब्जेक्ट टेंस मतलब कोशिश करता है, टेंस टू रिमेन एट rest or in the state of uniform motion unless and until an external imbalanced force is applied on it। बहुत ही लंबा और अच्छा लॉ है ये। क्या ये? एक बॉडी बोलता है रुका है तो रुका ही रह जाएगा। एक बॉडी है, रुका है तो रुका ही रह जाएगा। वो जैसे मेरा बैग, ये देखिए मेरा बैग है यहां पर, ये रुका ही है तब से, कहीं नहीं जा रहा। चलो जाओ। नहीं, ऐसे बोलने से नहीं जाएगा। वो ऐसे बोलने से नहीं जाएगा, उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे लगाना लगाओ तो वो चलेगा। समझे ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट रहेगा। 0 था तो 0 इंच रहेगा, 3 था तो 3 इंच रहेगा, जितना भी था उतना इंच रहेगा उसका स्पीड, अनलेस एंड अनटिल आप उस पर फोर्स लगाते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्या बोलते हैं इसको? ये जो उसका टेंडेंसी है कि अपना स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखना,
द टेंडेंसी of resisting any change, the tendency of resisting any change in its state of motion is called inertia. पता था ना आपको, बताया क्यों नहीं? फिर बताना था ना, चुपचाप सुनते रहते खाली। अबे इंटरैक्टिव बनो, समझे? बात करो, बात खुद से करो, लेकिन करो। तो क्या है ये? इनर्शिया। इनर्शिया, समझे? कि जब तक इनर्शिया क्या बोलता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो वो अपना रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करेगा। रेजिस्टिंग द चेंज मतलब चेंज को रेजिस्ट करना, चेंज को मना करना कि नहीं, मेरा स्टेट ऑफ मोशन मैं चेंज नहीं करूंगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है? ये मास का प्रॉपर्टी है। द टेंडेंसी ऑफ अ मास, समझे? किसी मास का प्रॉपर्टी होता है। मेरे पास मास है, हाँ है, अच्छा खासा है। तो मैं ये, मेरा जो ये मास है, ये हमेशा कोशिश करता है कि मैं जिस स्टेट पे हूं उस स्टेट पे रहूं, समझा? अगर मेरे को अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। वही तो फर्स्ट लॉ है, वही तो फर्स्ट लॉ है। यानी ये और ये एक जैसा है। इनर्शिया जो चीज है वही फर्स्ट लॉ है। इसलिए हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। हम फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। समझ रहे ना आप मेरे बात को? अब जैसे मान लो ये एक टेबल है, ये टेबल पर एक डब्बा रखा हुआ है, ये डब्बा टेबल पे रखा हुआ है। इस पर कोई फोर्स लगाया? नहीं लगाया, तो ये ऐसे ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। समझा? समझा? ये डब्बा मान लो इस टेबल के ऊपर में 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। इस पर मैंने कोई फोर्स लगाया? नहीं लगाया, तो ये 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही चलेगा। समझे? अच्छा, ओके ओके ओके। ये हुआ न्यूटन का भाषा में। अब मेरा भाषा में सुनिए, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे, मैं जो बोलूंगा वो क्या सिंपल है, बहुत बड़ा काम नहीं किया मैंने, बहुत ही सिंपल बात है कि मोमेंटम चेंज करना है तो फोर्स लगाओ। यही है फर्स्ट लॉ। इतना बड़ा लिखने से अच्छा है, लिखना तो पड़ेगा, आपको एग्जाम में पूछेगा तो, बट आपको समझना अगर है तो सिंपल है। क्या? मोमेंटम में चेंज अगर चाहिए, मोमेंटम में चेंज चाहिए तो फोर्स लगाइए। मोमेंटम में चेंज चाहिए तो फोर्स लगाइए। कैसा फोर्स लगाइए? ऐसा फोर्स लगाइए कि वो बैलेंस ना हो पाए, इम्बैलेंस्ड हो जाए। कौन? फोर्स। समझे? जैसे देखिए, ये ब्लॉक जो है, इसका वजन जो है, ब्लॉक का वजन ये नीचे की ओर लग रहा है, धरती माता इसको खींच रही है, नीचे की ओर वजन लग रहा है। अब सोचो, और कोई फोर्स लग रहा है क्या? और कोई फोर्स लग रहा है क्या? लग रहा है। सोचो ध्यान से, यही अगर अकेला फोर्स होता, सोचो अगर यही अकेला फोर्स होता, फिर तो ये ब्लॉक, ये टेबल तोड़ के नीचे चला जाता है ना। इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा है, समझे? ऊपर की ओर भी एक फोर्स है जो टेबल लगा रहा है। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे हम लोग अगले सेशन में, बट याद रखिएगा सिर्फ यही एक फोर्स नहीं है, समझे? ऊपर की ओर भी एक फोर्स है जो टेबल लगा रहा है ब्लॉक को। क्योंकि साधारण सी बात है, मान लीजिए आपको नहीं समझा, आप मान लीजिए तैयार नहीं है इस बात को समझने के लिए कि ऊपर फोर्स है, तो ठीक है, मेरे बात का जवाब दो। अगर नीचे सिर्फ फोर्स है तो वो नीचे क्यों नहीं जा रहा है? वो नीचे नहीं जा रहा है क्योंकि ऊपर भी एक फोर्स है। किस्मत से
ये ऊपर का फोर्स उतना ही है जितना ये नीचे का फोर्स है। समझे, ऊपर का फोर्स उतना ही है जितना नीचे का फोर्स है। तो फोर्स तो बैलेंस हो गया। हाँ जी, फोर्स भी तो वेक्टर है, ये प्लस ये माइनस ऐड करो 0, तो फोर्स तो बैलेंस हो गया। इसीलिए इसीलिए ये इस दिशा में मूव नहीं कर रहा है। अगर आपको मूव करना है तो आप इसको पकड़ो और खींचो तो मोमेंटम में चेंज आएगा। समझे, अगर आपको इस दिशा में चेंज करना है तो इस दिशा में फोर्स लगाओ, जिस दिशा में आपको मोमेंटम चेंज करना है उस दिशा में फोर्स लगाओ, लेकिन वो फोर्स बैलेंस नहीं होना चाहिए, वो फोर्स इम्बैलेंस्ड होना चाहिए। समझे, तो सिंपल है ना, मोमेंटम में चेंज पाइजे का तो फोर्स लगावा। समझे, मोमेंटम में चेंज चाहिए तो फोर्स लगाइए। दिस इज द फर्स्ट लॉ, दिस इज द फर्स्ट लॉ। अब चलिए करते हैं सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है ना। इनर्शिया का आइडिया किसने दिया था पता है आपको? इनर्शिया का आइडिया पहली बार किसने दिया था? नीट वाले बच्चे कॉपी निकाल कर रखिए और लिखिए। इनर्शिया का आइडिया पहली बार किसने दिया था? न्यूटन ने नहीं दिया था, गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो। समझे, न्यूटन ने नहीं, गैलीलियो जिसने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था ना, उसने दिया था, गैलीलियो, कि भाई इनर्शिया नाम का एक चीज होता है। समझे, लॉज ऑफ मोशन तो न्यूटन ने ही दिया है, बट ये जो इनर्शिया है ये गैलीलियो ने बोला था, भूलना मत। समझे, इनर्शिया गैलीलियो, क्या नाम है इनका भी यार, मजेदार, एकदम मजेदार नाम है, गैलीलियो। ठीक है, ओके। तो चलिए हम लोग अब सेकेंड लॉ करते हैं। याद रखिएगा, सेकेंड लॉ इज द मैथमेटिकल पार्ट। सेकेंड लॉ से हमको फोर्स का फॉर्मूला मिलता है। कौन सा फॉर्मूला याद है? F इज इक्वल टू मा ma। ठीक है, चलो क्या बोलता सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ बोलता है कि ये जो आप फोर्स लगाकर मोमेंटम में चेंज ला रहे हैं, फोर्स लगाकर मोमेंटम में चेंज ला रहे हैं, तो कितना मोमेंटम में चेंज आएगा, मोमेंटम में कितना जल्दी, मोमेंटम में कितना जल्दी चेंज आएगा, मोमेंटम में कितना जल्दी चेंज आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि आपने कितना फोर्स लगाया था। समझे, यानी इसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the force applied। समझे, मैंने जल्दी शब्द का क्यों यूज किया? Why did I say जल्दी? क्योंकि ये लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं। गौर से सुनना, मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ऐसा लॉ नहीं है। लॉ कैसा है? मोमेंटम कितना जल्दी चेंज हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो इसी को आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली कैसा लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे। इसको कैसा लिखते हैं मैथ्स में? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। कैसा लिखते हैं? मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? P से, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसा लिखेंगे फिर? dp बाई dt। अबे भूल गया क्या? भूल गया क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कैसा लिखा था? dx बाई dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसा लिखा था? dv बाई dt। समझ रहे ना? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कैसा लिखेगा? dp बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। समझे, तो इसका मतलब यहां से एक फार्मूला आएगा कि भाई dp बाई dt
इज इक्वल टू एफ। जो कांस्टेंट आता है ना, इसको हटाने से वो 1 है, इसलिए कोई नंबर उम्बर नहीं आया इसमें, समझे। तो dp बाय, अरे रे रे रे, dt, t के ऊपर एरो नहीं देते, t स्केलर है, तो dp बाय dt इज इक्वल टू एफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर। मोमेंटम वेक्टर, बीच में इक्वल टू लिखा है तो फोर्स भी वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर है। वो तो पता था आपको वैसे भी कि फोर्स वेक्टर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब चलिए F इज इक्वल टू ma कैसे आता है वो देखते हैं। चलिए, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, mv, यही है फॉर्मूला। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी v स्पीड से जा रहा है, ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, mv। और हमारे पास क्या फॉर्मूला है, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या फॉर्मूला है ना भाई, F इज इक्वल टू dp बाई dt। तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू dp बाई dt। तो क्या मैं इस P के फॉर्मूले को यहां पुट कर सकता हूं, 9th में पढ़ चुके हैं सब, बट वहां पर dd नहीं था, वहां पर डेल्टा था। तो क्या मैं dp बाई dt में इस P के जगह लिख सकता हूं mv, mv, समझे। अब देखिए भाई, मैं चल रहा हूं वेलोसिटी v से, मुझे लगा फोर्स, मुझे लगा फोर्स, तो मेरा वेलोसिटी बदल गया, बट मेरा मास बदल गया क्या, नहीं। तो ये मान लेते हैं कि मास कांस्टेंट है, अज्यूमिंग मास m इज कांस्टेंट। अगर हमने ये मान लिया कि मास कांस्टेंट है, तो m आ जाएगा डिफरेंशिएशन से बाहर, m आ जाएगा डिफरेंशिएशन से बाहर, और अंदर बचेगा dv बाई dt। और आप तो जानते हैं कि dv बाई dt यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सीलरेशन। तो ये आ गया फॉर्मूला, एक्सीलरेशन इज dv बाई dt होता है, करके मैंने dv बाई dt के जगह एक्सीलरेशन लिख दिया। तो याद रखना, F इजिकल टू ma फॉर्मूला तभी लगता है जब उसका मास कांस्टेंट रहे। किसका, अबे जो मूव कर रहा उसका ना, और किसका, समझा क्या। हाँ, तो भूलना मत, भूलना मत, समझे, समझे, समझे। तो ये था मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ, समझे, बात को समझे। इसी से फर्स्ट लॉ और इसी से सेकंड लॉ डिराइव होता है। सेकंड, फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ ये दोनों इसी पर डिपेंडेंट है, समझे। खैर वो बात की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है वो। खैर आप समझ रहे, ये लॉ तो आप जानते थे बचपन से, बस एक बार रिवाइज हो गया। तो बट भूलना मत बेटा, मोमेंटम कितना चेंज होगा वो फोर्स पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा नहीं है। मोमेंटम कितना जल्दी चेंज होगा, हाउ सूनर यू आर चेंजिंग द मोमेंटम, हाउ रैपिडली यू आर चेंजिंग द मोमेंटम, समझे, बात को समझे, ठीक है। अब सुनिए मेरा भाषा क्या है इसमें। एक्चुअली मेरा भाषा यही है ना, इसी से मैंने बाकी दोनों लॉज को चेंज किया है। क्या बोलता है ये, मोमेंटम जितना जल्दी, मोमेंटम जितना जल्दी चेंज करना है, जितना जल्दी चेंज करना है उतना ज्यादा फोर्स लगाइए, उतना ज्यादा फोर्स लगाइए। तो सिंपल है ना, मोमेंटम में चेंज पाइजे तो फोर्स लगाइए, जल्दी पाइजे तो ज्यादा फोर्स लगाइए, समझे। तो जितना कम फोर्स लगाइएगा उतना कम मोमेंटम चेंज होगा, ऐसा नहीं है, मोमेंटम तो ज्यादा चेंज हो सकता है बट धीरे धीरे चेंज होगा। ये हो गया सेकंड लॉ, सेकंड लॉ भी झाला। अब आखिरी है थर्ड लॉ, जो दुनिया में कोई नहीं भूलता है। क्या है वो,
क्या है थर्ड लॉ? सबको पता है, एवरी एक्शन हैज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना? एवरी एक्शन, थर्ड लॉ क्या है ये लॉ? कि एवरी एक्शन, अब ये एक्शन क्या है? एक्शन कुछ नहीं है, फोर्स है, एक तरफा फोर्स। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? अब ये भी फोर्स है, रिएक्शन भी फोर्स है। तो एक्शन और रिएक्शन, तो सिंपल सी बात है, मैं अगर इसको मारूंगा आओ तो मुझे चोट लगेगा, क्योंकि मैंने इसको मारा तो इसने भी मुझे मारा। समझे? समझे? बट आपको एक काम का बात बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए 9th क्लास में आपने एक चीज पढ़ा था, एक पैराग्राफ में पढ़ लिया था, सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा आपने पढ़ा था। तो मान लीजिए एक धागे को मैं गोल 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 घुमा रहा हूं, एक धागे को मैं अरे रे 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 पत्थर को घुमा रहा हूं, एक पत्थर को धागे से बांधकर गोल 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 घुमा रहा हूं। तो आपको याद होगा कि इस दिशा में लगता है सेंट्रीपेटल, सेंट्रीपेटल फोर्स, याद है? और इस दिशा में लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद है ना? इतना ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बट आपको इतना याद है कि अंदर की ओर जो फोर्स लगता है उसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं, और बाहर की ओर जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। अब एक बात तो तय है, मान लीजिए इस फोर्स को मैंने F1 नाम दिया और इस फोर्स को मैंने F2 नाम दिया। एक बात तो तय है कि F1 और F2 इक्वल भी है और अपोजिट भी है। F1 और F2 इक्वल भी है और अपोजिट भी है। सर आपको कैसे पता कि इक्वल है? ध्यान से देखो, अगर F1 ज्यादा होता, बाहर की ओर अगर फोर्स ज्यादा होता, तो ये पत्थर धीरे 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 बाहर जाता। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। अगर अंदर की ओर फोर्स ज्यादा होता तो ये पत्थर धीरे 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 अंदर जा रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये तो एक ही ऑर्बिट में घूमे जा रहा है, ये तो एक ही ऑर्बिट में घूमे जा रहा है। इसका मतलब जितना फोर्स अंदर है उतना फोर्स बाहर है, और फोर्स वेक्टर है, इसलिए जब मैं ऊपर एरो दूंगा तो मैं एक माइनस साइन भी दूंगा, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखिए ये फोर्स सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल, ये फोर्स इक्वल भी है और ऑपोजिट भी है। तो क्या ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो कर रहा है? लिखिएगा इस बात को, क्या ये इज इट फॉलोइंग न्यूटन्स थर्ड लॉ? आंसर इज नो। नो। व्हाई? क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आप शायद ही 9th में क्लास में पढ़े होंगे, कि ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये अलग अलग बॉडी पर लगना चाहिए। अरे बाबा, मैंने इसको मारा, मैंने बोर्ड को मारा, तो तो एक्शन किधर हुआ? उधर बोर्ड को, एक्शन हुआ बोर्ड को, और रिएक्शन मुझे। अलग अलग बॉडीज पर होना चाहिए एक्शन और रिएक्शन। ध्यान से देखो, सेंट्रीपेटल कौन झेल रहा है? ये घूमता हुआ पत्थर। साला सेंट्रीफ्यूगल भी कौन झेल रहा है? यही घूमता हुआ पत्थर। तो सेंट्रीपेटल और सेंट्रीफ्यूगल, यानी अगर आप इसको एक्शन और रिएक्शन बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही बॉडी को लग रहा है, इसीलिए ये न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो नहीं करता है। तो शायद ये आपके लिए थोड़ा नया होगा, तो यहां मैं लिख देता हूं कि एक्शन और रिएक्शन ये दोनों अलग अलग बॉडीज पर होना चाहिए, अलग अलग बॉडीज पर
होता है, सेम बॉडीज पर नहीं। सेम बॉडीज पर, सेम बॉडी पर हुआ तो नो नो नो, इट्स नॉट थर्ड लॉ। तो इसको लिखिएगा जरूर, समझे? तो ये तो सिंपल था। अब देखो मेरा भाषा में न्यूटन का थर्ड लॉ, मेरा भाषा में, मोमेंटम के भाषा में न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? मोमेंटम का भाषा में न्यूटन का थर्ड लॉ है कि अगर मैं तुमको मोमेंटम दूंगा, अगर मैं तुमको मोमेंटम दूंगा तो तुम भी मुझे उतना ही मोमेंटम दोगे। समझे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दोनों तरफ से, दोनों तरफ से, दोनों तरफ मतलब वो दो बॉडीज के तरफ से जिसको एक को एक्शन और दूसरे को रिएक्शन मिल रहा है, तो दोनों तरफ से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेम होगा। मोमेंटम सेम नहीं होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेम होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सेम होगा। समझे? तो पहला लॉ क्या था? मोमेंटम में चेंज चाहिए तो फोर्स लगाइए। समझे? दूसरा लॉ क्या है? मोमेंटम जितना जल्दी आपको चेंज करना है उतना ज्यादा आप फोर्स लगाइए। और थर्ड लॉ कि मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज जो मैं तुम में लाऊंगा, रेट ऑफ मोमेंटम का चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो मैं तुम में लाऊंगा तुमको फोर्स लगाकर, उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तुम मुझ में लाओगे। समझे? यानी एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका न्यूटन्स के तीनों लॉस खत्म। न्यूटन्स के तीनों लॉस खत्म हो गए। समझे? अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्रिकेटर है, बैट्समैन है, बैट्समैन, बॉलर ने बॉलिंग किया, बैट्समैन ने क्या किया, बैट से एकदम बॉल को घुमा के मार दिया। तो उस पल के बारे सोचिए जब बॉल बैट के साथ कांटेक्ट में होगा, उस पल के बारे सोचिए। ये मान लीजिए बैट्समैन के हाथ में बैट है, अब ज्यादा क्रिकेट में शौक नहीं है मेरे को, ये मान लीजिए बैट्समैन के हाथ में बैट है, उधर से बॉल स्पीड से आ रहा है, तो जिस पल ये बॉल इस बैट के साथ कांटेक्ट में रहेगा, कितना बड़ा होगा ये पल? ये पल कितना लंबा होगा? बहुत ही छोटू सा। लेकिन बॉल को झटका कितना जबरदस्त लगा, इधर से आ रहा था 100 के स्पीड से, अब इधर जा रहा है 100 के स्पीड से। सोचो क्या जबरदस्त झटका लगा होगा, क्या जबरदस्त फोर्स लगाया होगा बैट ने बॉल पर। बैट ने बॉल पर क्या जबरदस्त फोर्स लगाया होगा। बॉल का मोमेंटम किधर था? इधर, इधर था बॉल का मोमेंटम, लेकिन हिट करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद बॉल का मोमेंटम इधर हो गया। क्या जबरदस्त चेंज है। और ये चेंज कितना देर में आया? ये चेंज कितना देर में आया? बहुत कम समय में। जितने कम समय के लिए ये बॉल बैट के साथ कांटेक्ट में था, तो क्या है ये? जोर का झटका, जोर का झटका बहुत कम समय में। समझे? A large amount of change in momentum in a very short duration of time. समझे? तो उसको हम कहते हैं इंपल्स। तो भूलना मत, इंपल्स। अभी तक हम स्ट्रेट लाइन मोशन में ही हैं, तो हम अभी लीनियर इंपल्स पढ़ रहे हैं। लीनियर इंपल्स। जब रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे तब एंगुलर इंपल्स पढ़ेंगे। आप बस इंपल्स का मतलब समझो। इंपल्स का मतलब है a large amount of force, a large amount of force in a very short interval of time. समझे? अब ये डेफिनेशन आप भूलेंगे तो नहीं, बहुत सिंपल सा बात है। बहुत सारा फोर्स अगर आपने बहुत कम समय में लगा दिया तो हम उसको इंपल्स कहते हैं।
अब ये जो इंपल्स है इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम, बस। तो कितना टाइम? बहुत कम समय, बहुत कम, समझे? तो फोर्स इंटू टाइम। अच्छा, तो ये हो गया इंपल्स का फॉर्मूला, ये हो गया इंपल्स का फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ रहा है कि 0.1 सेकंड में मैंने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, तो व्हाट इज द इंपल्स? 100 इंटू 0.1। अच्छा, आपको याद है कि सेकंड लॉ से यह फॉर्मूला आया था, याद है आपको? सेकंड लॉ से यह फॉर्मूला आया था, आपको याद है? हाँ, तो इसको मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, तो इंपल्स का एक और फॉर्मूला मुझे मिलेगा, वो है dp बाई dt इंटू dt, कैंसिल हो जाएगा, dp बस। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपको इंपल्स पता करना है तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, वही इंपल्स है। इसीलिए बेटा इंपल्स का यूनिट वही है जो मोमेंटम का है, समझे? और फोर्स का तो यूनिट पता है आपको यार, क्या बताऊं मैं अभी। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, न्यूटन, समझे? ऐसा यूनिट है, समझे? इसका ऐसा यूनिट एक और क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सेलरेशन, मा। और सीजीएस यूनिट क्या है? डाइन, चुड़ैल, समझे? और इन दोनों में रिश्ता क्या है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1,00,000 डाइन, समझे? तो सीजीएस में इसको कैसे लिखेंगे यार? केजी को ग्राम लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर लिखेंगे, और सेकंड को तो सेकंड ही लिखते हैं। तो ये एक हो गया, समझे? समय मत देखिए, समय मत देखिए, ये देखिए कि कितना जुनून से पढ़ा रहे हैं आपको, और आप कितना जुनून से पढ़ रहे थे। सर थे, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, बोर हो गए आप। देखिए इधर अच्छे से। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपके पास फोर्स और समय का ग्राफ हो, अगर आपके पास फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, तो उस ग्राफ में एरिया अंडर कर्व अगर आप निकालेंगे तो आपको इंपल्स मिलेगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस ध्यान में देना। जैसे पढ़ा था ना काइनेमेटिक्स में, वीटी ग्राफ का एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वैसे ही एफटी ग्राफ का अगर एरिया निकालोगे तो इंपल्स मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम भी होता है, तो इंपल्स मिलेगा, चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। एक एग्जांपल दे दूं कि समझ गए? दे ही देता हूं, देखो। मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है, और ये मान लो 1 सेकंड है, और ये मान लो 10 सेकंड है। ये फोर्स मान लो 5 न्यूटन है, और ये फोर्स मान लो 10 न्यूटन है। ठीक है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो उस समय ये ग्राफ है, ये है कर्व। स्ट्रेट लाइन इज ऑल्सो अ कर्व। ठीक है, हाँ। तो कोई पूछ रहा कि फाइंड इंपल्स, क्वेश्चन क्या है? फाइंड इंपल्स। तो कुछ नहीं, बस तुम एरिया निकाल दो, बस तुम इस कर्व का एरिया निकाल दो, एरिया अंडर द कर्व, मतलब टाइम एक्सिस तक एरिया निकाल दो। तो कितना होगा एरिया? कैसे निकलेगा? यही ट्रेपेजियम है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन से दो साइड पैरेलल लग रहे हैं? ये वाला और ये वाला। ये कितना लंबा है? 5। ये कितना लंबा है? 10। दोनों का सम कितना होगा? 15। इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये है। ये कितना है? 10 नहीं है बेटा, 10 - 1 9 है। समझे? फॉर्मूला लिख लो, हाफ इंटू
सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको लिखो, ये बात को लिखो। तो एरिया क्या होगा बेटा? इंपल्स होगा। तो इसको सॉल्व कर लो। 10 माइनस 1 9, 10 प्लस 5 15, 15 इंटू 9 135, 135 बटा 2 62.5, 135 बटा 2 62.5 नहीं होगा, 67.5 यूनिट क्या होगा? जो मोमेंटम का होता है। झला। तो क्या क्या पढ़ाया? मोमेंटम में चेंज चाहिए, फोर्स लगाओ। जल्दी चाहिए, ज्यादा लगाओ। तुम लगाओगे फोर्स तो वो भी तुमको फोर्स लगाएगा। तीनों लॉ खत्म। मोमेंटम मतलब जिसके पास मास वेलोसिटी है, मोमेंटम उसके पास है। समझे? इनर्शिया मतलब मैं रेस्ट पे हूं, मैं रेस्ट पे रहूंगा, चाहे तुम जो भी कर लो। ऐसा नहीं, चाहे वो तुमको कुछ भी कर दिया तो तुम्हारा इनर्शिया गड़बड़ हो जाएगा। समझे? हाँ, इस बात को समझे। और क्या सीखा तुमने? इंपल्स क्या है? व्हाट इज इंपल्स? इट इज चेंज इन मोमेंटम। ऐसा नहीं, इट इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इन अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर्मूला इंपल्स का फोर्स इनटू टाइम या फिर चेंज इन वेलोसिटी। यानी अगर आप किसी सिस्टम का फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दोनों निकाल लिए तो आप फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों निकाल सकते हैं। तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लो, वही फोर्स होगा। या अगर किसी क्वेश्चन में फोर्स और समय दोनों दिया है तो आप फोर्स इंटू समय कर दो, वही उसका इंपल्स होगा। और क्या सीखा? फोर्स वर्सेस समय का ग्राफ रहेगा तो एरिया निकालना तो इंपल्स मिलेगा। बट ध्यान लगाना, ये फोर्स होना चाहिए और ये समय होना चाहिए, तभी एरिया निकालने से क्या मिलेगा? इंपल्स। तो अब टाटा बाय बाय मैं कर सकता हूं। तो आपका जो वो है, वो क्या बोलते हैं उसको, टैब में जो वो है एडुकेयर, क्या बोलते हैं उसको यार, परिश्रम वाला जो ऐप है, समझे, उसमें हमने सेशन 1 और सेशन 2 दोनों कर लिया। तो कल हम लोग करेंगे सेशन 3 और कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमेशा की तरह आप पीछे मत रहना, आगे आगे चलना। समझे कि नहीं समझे? तो टैब से सेशन 1 और सेशन 2 का न्यूमेरिकल्स कल करके जमा करो। 1-2 दिन के अंदर सारा न्यूमेरिकल्स करके जमा करो, नहीं तो देख लेना फिर। चलो फिर, बाय बाय, टाटा।